नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस पॉडकास्ट की जर्नी में नित्य नए हम मेहमान से आपको रूबरू करवाते हैं। उनकी जो क्वालिटीज़ होती है, उनकी जो बातें होती है, उनका जो बिज़नेस होता है, उनका जो स्टाइल होता है, उनकी जो ओवरऑल लाइफ की जर्नी होती है, उससे हम रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे इस पॉडकास्ट स्पेशल में भी एक ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, जो कि प्रशासनिक सेवा से हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर प्रशासनिक सेवा में लगभग हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है अपनी सेवाएं प्रदान करी है। एक अच्छा डिसिप्लिन, एक जीवन के अंदर डिसिप्लिन, जीवन का सैद्धांतिक होना, ये सारी चीज़ें एक प्रशासनिक अधिकारी में पाई जाती है। किस तरह से जीवन यापन किया, किस तरह का कार्यविधि रही, किस तरह से उन्होंने सुचारू रूप से अपने जीवन को ढाला, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा राजेश्वर सिंह जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सर, निश्चित तौर पे जैसा कि देखा गया है कि राजस्थान कैडर के 1989 बैच के आप IAS अधिकारी हैं और इस समय जो है आप जब प्रशासनिक सेवा में रहे तो बात कीजिए, राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष पद पे भी आप रहे, ग्रामीण गैस कृषि विकास एजेंसी जयपुर के प्रबंध निदेशक के रूप में भी आपने कार्यभार संभाला। इसके अलावा भी और भी काफ़ी जगह आप रहे। तो किस तरह की कार्यविधि थी? शुरुआती जो बात करते हैं, बचपन के अंदर नींव डाली जाती है, माता पिता समझाते हैं, पढ़ाते हैं, एक गोल तय किया जाता है जीवन के अंदर। लेकिन आप चूँकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आपने खुद को अपने आप को ढाला, खुद ने पढ़ाई करी, खुद ने क्रैक किए एग्ज़ाम्स, फिर आप प्रशासनिक अधिकारी पद पे पहुँचे। किस तरह का सफ़र रहा सर, जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म जो है तो तत्कालीन जो वाराणसी जनपद था उत्तर प्रदेश का, उसके एक गांव में हुआ था जिसका नाम बट्ठी है। और अब जो है एक नया ज़िला बन गया है चंदौली के नाम से, उसमें हमारा गांव आ जाता है। और जो प्रारंभिक हमारी पढ़ाई लिखाई हुई वो तो गांव में हुई 12th तक। उसके बाद फिर बनारस का जो उदय प्रताप कॉलेज है, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मॉडर्न हिस्ट्री विषय में हमने किया। और उस समय जिस साल हमने MA पास किया था, उसी साल लगभग जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जामिनेशन जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, उसकी शुरुआत हुई थी। और मैं 2 डिपार्टमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, दोनों ही डिपार्टमेंट्स का अकेला स्टूडेंट था जिसने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। हालांकि मुझे रिसर्च करने का मौका नहीं मिला और फिर मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया 1989 में। और तब से लेकर के और आज तक मैं राजस्थान में हूँ। और यहाँ 35 वर्ष तक हमने जो है राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवा है या भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो राजस्थान कार्डर है, उसमें हमने अपनी सेवाएं दी हैं। बिल्कुल। तो मुख्य रूप से जैसे बात की जाए, अलग अलग विभागों के अंदर आप रहे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग विभाग सर आपको कौन सा लगा? कुछ आपको कहना चाहें इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर 5 विभागों में रहा, 5 या 6 विभागों में। लेकिन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में मेरा 2 साल का काफ़ी सुदीर्घ कार्यकाल रहा। और उसमें चूँकि मेरी सहज और स्वाभाविक रुचि भी है, क्योंकि अपन ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ग्रामीण विकास में जो है रुचि होना स्वाभाविक भी है। तो उस कार्यकाल को मैं कुछ बातों की वजह से याद करता हूँ और उल्लेखनीय मानता हूँ। एक तो हम लोगों ने 1 ग्राम 4 काम के नाम से योजना चलाई थी। 1 ग्राम 4 काम। हाँ। और वो योजना ये थी कि प्रत्येक गांव में कम से कम न्यूनतम 4 काम ऐसे होने चाहिए जिसमें चारागाह विकास का काम शामिल था, खेल मैदान विकास का काम शामिल था, जलाशय विकास, एक मॉडल तालाब बनाया जाए, और एक जो है शमशान कब्रिस्तान का विकास। तो मुझे लगा कि
पूरे राजस्थान के प्रत्येक गांव में कम से कम ये 4 काम तो होने ही चाहिए। निश्चित तौर। तो जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे इस बार, तो हम लोगों से कार्य योजना मांगी गई थी 100 दिन की, और उस कार्य योजना में हमने कहा कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, उस समय राजस्थान में 11,000 ग्राम पंचायतें थी, तो उसमें हम ये काम करके दिखाएंगे। तो 100 दिन की कार्य योजना में तो हम लोगों ने काम को स्वीकृत करना, मतलब ग्राम सभा जो है वो प्रस्ताव ले, जिला परियोजना समन्वयक जो नरेगा के हैं वो उसको स्वीकृत करें, ठीक है, और उस तरह से हम लोगों ने करा था। और 2 साल पूरा होते होते जो मेरा कार्यकाल था ग्रामीण विकास में, हम लोगों ने लगभग 13,000 ग्राम राजस्व ग्रामों में इस काम को कंप्लीट किया था। तो वो मेरे लिए बड़ा एक संतोषप्रद अनुभव था। और मुझे लगता है कि जैसे चारागाह विकास है, अब वहाँ अगर हम डेवलपमेंट नहीं करते हैं, नए पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, तो अतिक्रमण का शिकार होता है और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता कम हो जाती है। पेयजल की जो बात है, तो उसमें भी जैसे अगर तालाब का ढंग से हम जो है वो नहीं करते हैं विकास, तो पानी की समस्या उत्पन्न होती है। शमशान कब्रिस्तान विकास इसलिए लिया था कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके निकटस्थ किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वहाँ जाकर के लोग 2, 4, 5 घंटे 6 घंटे रहते हैं, तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा वृक्षावली से, थोड़ा हरितमा से सुसज्जित किया जाए, इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाई जाए, पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाए। तो एक तो हरियाली बढ़ेगी, प्राकृतिक जो वातावरण है वो समृद्ध होगा, और थोड़ा क्या है कि वहाँ पर जो लोग हैं जो दुख से संतप्त हैं, तो उनको थोड़ी सी शांति, थोड़ी अस्थायी राहत वो मिल जाएगी। ऐसे ही खेल मैदान विकास का जो काम था, जिसमें पूरे राजस्थान में हर जगह बहुत अच्छा काम हुआ कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं तो हैं खेल कूद के क्षेत्र में, बिल्कुल, लेकिन वहाँ खेल मैदान ही नहीं है, और खेल मैदान है तो वहाँ आधुनिक सुख सुविधाएं जो भी हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो वो उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि ये 4 काम, जैसे आज राजस्थान में लगभग 46,000 राजस्व ग्राम हैं, अगर क्रमिक तरीके से इस काम को हाथ में लिया जाए, तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण परिवेश का जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसमें सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आएगा। निश्चित तौर पर सर, देखिए ये जो चीज़ें आपने बताई, जो आपने एक टास्क लेके किया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये एक मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत भी जो है चीज़ें रहती है, क्योंकि जल की, अब राजस्थान है, राजस्थान तो वैसे डार्क जोन कहा जाता है पूरा, तो वहाँ पे एक पानी की व्यवस्था करवाना एक निश्चित तौर पर बड़ी टास्क मैं मानता हूँ। फिर इसके अलावा जो आपने बताया, चारे की सुविधा उपलब्ध कराना, स्पोर्ट्स के लिए करना, और जाहिर तौर पे राजस्थान की बात करें, राजस्थान ही नहीं, प्रत्येक जगह मैं जहाँ तक देखता हूँ, चाहे हरियाणा देखिए, आप आंध्र प्रदेश भी देखिए, स्पोर्ट्स के प्रति बहुत रुचि रहती है, और ख़ास तौर से ग्रामीण परिवेश के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनमें बहुत रुचि रहती है। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे जो सराहनीय काम है आपने बताए। अच्छा सर, कई बार एक मन में ये भी आती है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हो, तो आज आप पधारे हो तो मैं भी पूछने की कोशिश करता हूँ आपसे, कोई ऐसी टास्क भी मिलती थी कई बार, कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि जैसे ऊपर से राजनीतिक दबाव भी रहता है, और काम जो है जनता से संबंधित काम है, जनता की सुविधा के लिए करना है, तो कई बार डिसीजन मेकिंग के लिए भी चीज़ें होती है, तो एक प्रेशर भी महसूस करते हैं, कुछ ऐसा लगा कभी? देखिए, ऐसा है कि मेरा लगभग 35 साल का कार्यकाल रहा है जी। तो शुरू का जो आपका समय होता है, प्रारंभिक 10 वर्ष, उसके बारे में, उसमें जो है आप भी अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है और जो लिमिटेशंस है उनके बारे में भली भांति अवगत हो जाते हो। हाँ, और बाकी लोग भी हो जाते हैं, चाहे वो आम जनता के लोग हों, चाहे आपके कर्मचारी अधिकारी हों या पॉलिटिशियंस। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे पर दबाव नहीं पड़े और या मुझे जो है नियम विरुद्ध काम करने के लिए नहीं कहा गया, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से मैंने विनम्रता और दृढ़तापूर्वक उस चीज़ का प्रतिरोध किया। और मेरी जानकारी में, मेरे स्मरण में कोई भी ऐसा काम नहीं है
जो नियम विरुद्ध हो और मैंने उसको किया हो। एक भी काम ऐसा नहीं। सही बात यह है कि मेरा उद्देश्य यही रहता था कि व्यापक जनहित में काम होना चाहिए और नियम कानून कायदे की जो सीमा रेखा निर्धारित है उसके अंतर्गत होना चाहिए। उसके अंतर्गत जो भी जन कल्याण का काम हो, चाहे व्यक्तिगत कल्याण का काम हो, वो हम करते थे, और जो नहीं होता था उसको विनम्रता और दृढ़तापूर्वक मना करते। बिल्कुल। अच्छा सर, एक जो प्रशासनिक व्यवस्था में आप आए, पहले एग्ज़ाम दिया, पास किया, आपने सारी चीज़ें करी, तो एक बड़ा लंबा टाइम आपने जो है जीवन का देखा है। एजुकेशन सिस्टम जो था, एजुकेशन का तरीका जो था, जो तैयारी करने का तरीका था, आईएएस के लिए फ़ाइट करते थे, आईएएस के लिए एग्ज़ाम देते थे कॉम्पिटिशन्स की, वो एक पहले दूसरा पैटर्न था। आज कुछ नए पैटर्न्स आ गए। कितना आप मानते हैं कि चेंजेस हुआ है? जो स्तर है वो घटा है, बढ़ा है? क्या मानते हैं सर इसमें? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस समय 1 लाख लड़के एग्ज़ाम देते थे जी, और जो सिलेक्शन था वही 700 से लेकर 900 कैंडिडेट्स का होता था। अब जो है लगभग 7 लाख लड़के एग्ज़ाम देते हैं और सिलेक्शन अभी भी वही 700 से 900 का होता है। मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ जी। हमारे टाइम में जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह दिल्ली में थे। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी तो इलाहाबाद में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ढंग का था नहीं। अच्छा। और हम लोग सेल्फ स्टडी पर जो है डिपेंडेंट होते थे, और तैयारी वैयारी में उतना खर्च नहीं होता था। जो मतलब किताबें खरीद ली और बाकी ये था कि अपनी मेहनत है और अपनी सेल्फ स्टडी है। आज स्थिति ये है कि हाईली कॉम्पिटिटिव हो गया है एग्ज़ाम। कहते हैं कि दिल्ली में जब तक आप मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में रह के तैयारी नहीं करो तब तक सिलेक्शन थोड़ा सा कठिन है। हालांकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। और जो है पैसा वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और एक आम धारणा है कि बिना कोई ढंग की कोचिंग ज्वाइन की आपका सिलेक्शन जो है वो असंभव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य है। ये आज की स्थिति है। हमारे टाइम में 3 अटेम्प्ट मिलते थे आईएएस के लिए, अब जो है 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो अब हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे तो ये रहता था कि भाई जब अच्छी तैयारी हो जाती थी तभी हम एग्ज़ाम देते थे, हम चांस नहीं लेते थे। बिल्कुल। और आज जो है 6 अटेम्प्ट कर लिया तो जो है एक आध अटेम्प्ट तो लोग सोचते हैं कि देख लेते हैं कैसा आता है, क्या आता है। दूसरा ये है कि 3 अटेम्प्ट के बाद या तो आप फाइनली सेलेक्टेड हो गए या रिजेक्टेड हो गए, तो आदमी के पास दूसरे दरवाजे खुले होते थे, दूसरे विकल्प खुले होते थे। आज जो है वो 6 अटेम्प्ट देने के बाद अगर आदमी असफल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतना उत्साह, इतनी क्रियाशीलता बची रहती होगी। बहुत सही बात कि वो दूसरे उसमें जाए। तो मेरा तो जो नए लोग हैं उनको यही सलाह है कि एक प्लान बी जो है रेडी रखना चाहिए, और बजाय हम MA PhD टाइप जो चीज़ें हैं उनमें उलझने के बजाय, या सीधे सीधे केवल कि BA पास करके या MA पास करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई प्लान भी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो B.Ed हो, चाहे LLB हो, B.Tech हो, MBA हो, MCA हो, MSW हो, कि अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है तो उस स्थिति में आपके पास एक जो है उचित विकल्प वो होना चाहिए। उसके बाद ही आदमी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करे तो ज़्यादा ठीक है। जो लोग भी विशेष रूप से मैंने गांव और कस्बों के बच्चों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशस होते हैं, सूचनाओं का अभाव होता है, और एक गांव में या एक कस्बे में मुश्किल से एक आदमी या 2 आदमी ऐसे होते हैं जो पढ़ने लिखने में तेज हों, प्रतिभाशाली हों, तो उनका अपने बारे में आकलन भी बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या है कि इस ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर वो बाद में जो है वो एक तरह से हताशा और निराशा के और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स, और अब तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। जैसे जर्नलिज्म है,
बिल्कुल। हमारे टाइम में जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, हाँ, इतना वो नहीं लेकिन था। आज जो है जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा स्कोप है। कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करके ही जो है आदमी को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए, एक बहुत अच्छी बात, सदीवी बात जिसे हम कह सकते हैं, वो सर ने बताइए, अपने अनुभव से जो है सर ने बातें बताइए। हाँ, कंपटीशन बढ़ा है, चीज़ें बढ़ी है, लेकिन आपको ऑप्शन भी बढ़े हैं, और भी चीज़ें हैं, विकल्प देखते रहिए, विकल्प देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने सर जो लास्ट में बात कही, उसमें एक वर्ड आया अवसाद का, उसी पे मैं आने वाला हूँ। डिप्रेशंस, ये चीज़ें, ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स भी मतलब इतना चाह रहे हैं, बच्चे से आउटपुट ज़्यादा चाह रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा चाह रहे हैं। बच्चा भी, कई बार तो मैंने ये भी स्थितियाँ देखी है कि नहीं चाहते हुए भी वो करता है पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर, और सफल नहीं हो पाते, तो फिर अलग अलग तरह की बातें होती है। दूसरा सर, ये देखा गया है कि अवसाद को बहुत जल्दी आजकल के विद्यार्थी, आजकल के बच्चे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, बहुत जल्दी कुछ ऐसी चीज़ें। इनके पीछे क्या कारण मानते हैं सर आप? देखिए, ऐसा है कि एक तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है जी। सोशल सिस्टम, वो हायरार्किकल है। तो बेसिकली हम समझते हैं कि हम अगर आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, पीसीएस बन गए तो ही जीवन है, अन्यथा जो है उसका कोई महत्व नहीं है। और उसके जो पावर है उसके बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन वो समाज में है, जो कि एक्चुअल उस तरह का पावर नहीं है। आप ये देखेंगे कि आपके ऊपर जनसाधारण का भी दबाव है, प्रेस का भी दबाव है, मीडिया का दबाव है, आपके पीयर प्रेशर है, और हर तरह से विधानसभा, लोकसभा जो है उसका भी एक है, कोर्ट्स का भी आपके ऊपर एक प्रेशर है। तो जो पावर को लेकर के एक जो बिना मतलब का एक मिसकंसेप्शन बना रखा है वो है नहीं। आपको बहुत सारे दबावों और बहुत सारे नियंत्रणों के अंदर में काम करना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान के जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि कैरियर काउंसलिंग का अभाव है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तो की सर। कैरियर काउंसलिंग जो है, जब लड़का हाई स्कूल पास करता है तो उसी समय जो है उसकी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, और उसको उसकी जो मनोवृत्ति है, जो अभिरुचि है, उसका अध्ययन होना चाहिए कि किस दिशा में उसका झुकाव है। और उसके बाद फिर जो है उसके लिए कोर्स का या भविष्य की जो दिशा है या भविष्य का जो व्यवसाय है उनका एक तरह से वो तय किया जाए, दिशा तय की। अब होता क्या है कि माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई अगर ये डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सर्विसेज में चला गया तो इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है कि वो जीवन ही नष्ट हो जाता है। और आज क्या है कि अगर मान लीजिए वो बच्चा जो है वो संस्कृति के क्षेत्र में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, कल्चर में, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो वहीं बहुत ज़्यादा स्कोप है। जर्नलिज्म में है, अगर वो उसके रिटन और वर्बल जो है कम्युनिकेशन पर अच्छा अधिकार है, अपनी बात को ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है, तो जर्नलिज्म में बहुत स्कोप है। अगर उसके सोशल वर्क की अभिरुचि है तो MSW करके NGO ज्वाइन कर सकता है। तो ये सारे जो विकल्प हमारे पास आज के ज़माने में अवेलेबल हैं वो बच्चों को बताने चाहिए, और ये उसके हिसाब से जो है उसके कोर्स का और उसके कैरियर का चयन होना चाहिए। बिल्कुल। और इसकी एक अनिवार्य व्यवस्था जो है ये हर हाई स्कूल में होनी चाहिए। मतलब हमें जो ऐसे टीचर्स को हम प्रशिक्षित करें कैरियर काउंसलर के तौर पर, जो बच्चों से बातचीत करें, घंटा भर 2 घंटा बात करें, और बात करके वो बच्चे को और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक रिकमेंडेशन दें कि ये बच्चा इन फील्ड्स में सफल रहेगा। क्योंकि न तो बच्चे का इतना एक्सपोजर है, न पेरेंट्स का इतना एक्सपोजर है। बिल्कुल। लेकिन टीचर्स जो है वो ज़िंदगी भर एजुकेशन को, पेडागोजी को और स्टूडेंट्स को जो है वो डील कर रहे हैं। तो उनको मालूम है ना कि ये साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में कहाँ पर सफल रहेगा। तो वो रिकमेंड करें, और उसके बाद जो है एक म्यूचुअल कंसल्टेशन और डिस्कशन के आधार पर फ्यूचर की जो दिशा है और डायरेक्शन है उसका वो तय होना चाहिए। निश्चित तौर पे एक मतलब समाज के अंदर जो चीज़, जो प्रॉब्लम सब देखते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो है वो सर ने बताया है। एक बहुत डीप बात, गहरी बात है, अगर आप ढंग से समझें इस बात को। सर ने साफ तौर पे यही कहा, क्योंकि
12वीं क्लास तक 12 साल तक वो टीचर के साथ है, बच्चे को डील कर रहे हैं टीचर्स। और सर ने बहुत अच्छी बात ये की कि ऐसे टीचर्स को ट्रेन किया जाए जो रिकमेंड करे, जो सुन के करियर काउंसलिंग करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। करियर काउंसलिंग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ना तो बच्चा अपना दिशा बना सकता है 12th पास करते ही कि मुझे किस फील्ड में कैसे जाना है। पेरेंट्स हेल्पफुल हो सकते हैं, बट पेरेंट्स पूरी तरह से ये नहीं बता सकते कि हमारा बच्चा इस फील्ड के अंदर ही जाएगा, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे वो टीचर्स के साथ डील करता है। टीचर जानते हैं सब्जेक्ट में कौन से में वो अच्छा है, कौन से में एवरेज है, कौन से में किस तरह का है। तो निश्चित तौर पे समाज में जो परेशानियां अभी देखने को मिलती है, जो चीज़ें आती है कि बच्चे प्रॉपरली फ्यूचर नहीं बना पाते, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और प्रॉपर उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो ये बेसिक चीज़ स्कूल से ही ज़रूरी आती है। और ऐसे जो सुझाव होते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, जिस तरह से सर ने भी पढ़ाई करी है, जिस तरह सर ने पूरा सिस्टम देखा है, समाज के अंदर चीज़ों को देखा है, देश के अंदर चीज़ों को देखा है, उस नाते बहुत अच्छी बात जो है सर ने की। सर यही जानना चाहूँगा, एक छोटी सी बात और इसमें इनपुट डालता हूँ कि जैसे IAS की प्रिपरेशन करी, मैं हमेशा सुनता हूँ, मैंने तो सर नहीं करी, मैं तो हमेशा ही जर्नलिज्म में था। कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ चीज़ें, द हिंदू पेपर का नाम सबसे आता है, बोले वो पढ़ना चाहिए, उसके अंदर काम की चीज़ें आती है। ये कितनी सत्य बात है? क्या हमेशा यूज़ करते हैं जो IAS RS में क्रैक करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे जी, तो उस समय आपके कैरियर एंड कंपटीशन टाइम्स, कंपटीशन मास्टर, फिर आपका प्रतियोगिता दर्पण, प्रगति मंजूषा, इस नाम से पत्रिकाएं आती थी। और जो पेपर है वो 2 पेपर जो है वो शुरू से ही लोग पढ़ना रिकमेंड करते थे, एक तो हिंदू और एक इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है। तो वो ट्रेंड आज तक बरकरार है। आज भी आप देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो ये सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, एक आध मैगजीन पढ़ते हैं, और एक जो है ये या तो दोनों अखबार पढ़ते हैं या दोनों में से कम एक अखबार पढ़ते हैं। तो ये तो ठीक है। इससे क्या है कि आदमी जो समसामयिक विषय हैं, कंटेम्प्रेरी जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में अप टू डेट रहता है। और इनका जो एडिटोरियल का पेज होता है तो वो काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें कोई भी घटना घटित हुई तो उसके क्या परिणाम और दुष्परिणाम हुए, उनके बारे में एक सम्यक विश्लेषण होता है। बिल्कुल। तो आपको जो है अपना एक बैलेंस्ड व्यू, एक संतुलित दृष्टिकोण ये निर्धारित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल, तो ये तो करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। निश्चित तौर पर मैंने इसीलिए सवाल पूछा, आप लोग भी समझिए कि सर ने बताया संपूर्ण विवेचना कोई करंट टॉपिक को लेके उनके अंदर की जाती है। संपूर्ण विवेचना ही जो है समझनी चाहिए, करनी चाहिए, क्या परिणाम हुए, क्या चीज़ें हुई। बहरहाल नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं सर। कई आप डिपार्टमेंट्स आपने संभाले, आपने सिस्टम देखे, उनके पहले चल रहे थे, उनमें कुछ इनोवेशंस भी किए, ठीक भी किया, और भी अच्छे सुचारू रूप से चल सके। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं? आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ उन विभागों को बेहतर तरीके से और चलाने के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए किस तरह से सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो हिंदुस्तान है उसका एक तरह से नवनिर्माण या पुनर्निर्माण, जो भी आप कह लें, या सर्वतोमुखी विकास, उसके लिए मैं समझता हूँ कि 7 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। अच्छा। उसमें पहली चीज़ है जनसंख्या नियंत्रण। क्योंकि हम हर साल क्या करते हैं कि लगभग जो है 1.5 करोड़ लोग वो हमारी जनसंख्या में जुड़ जा रहे हैं। तो इस गति से अगर जनसंख्या बढ़ती चली गई तो मुझे लगता है कि ये भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आत्मघाती हो जाएगी। तो इसके ऊपर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि इस नियंत्रण के बाद हम लोगों को मातृ शिशु स्वास्थ्य और सुपोषण, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज जैसे जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है जी, तो इसलिए की जाती है कि बच्चा, वो मान के ये चलते हैं कि बच्चा एक तो शरीर से स्वस्थ होगा, शरीर से स्वस्थ होगा तो दिमाग से स्वस्थ होगा जी, और दिमाग से स्वस्थ होगा तो किसी न किसी स्किल में, किसी न किसी जो है सब्जेक्ट में वो एक तरह से स्पेशलिस्ट टाइप हो जाएगा। वेरी ट्रू। तो उसकी वैल्यू रहेगी। आज स्थिति ये है कि
लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। तो बच्चों जब मदर और जो बच्चा है उनके स्वास्थ्य पर, उनके सुपोषण पर ध्यान दिया जाना ये बहुत ज़रूरी है। ये कैसे होगा, अब इसके बारे में चिंतन मनन मंथन होना चाहिए। नंबर 3 की जो हमारा स्पोर्ट्स का और जो हमारा एजुकेशन का और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। गांव-गांव तक इन सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। शिक्षा जो है वो क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाए, और निश्चित रूप से शिक्षा के 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है ज्ञानार्जन और दूसरा होता है रोजगार सृजन। बिल्कुल सही। और दोनों में से अगर एक उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है तो वो शिक्षा मुझे नहीं लगता कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो रही है। निश्चित। तो हमको शिक्षा को इस तरह से जो है एक रीओरिएंट और रीऑर्गेनाइज करना चाहिए कि हम इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। बच्चे के पास नॉलेज भी हो और उसके पास एक इम्प्लायबल स्किल भी हो, ताकि वो भविष्य में रोजगार प्राप्त कर सके। केवल ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा और केवल रोजगार से भी काम नहीं चलेगा। फिर जो है आपका जो हमारा बिजली, पानी और सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जो हम पूरा बिजली जो हमारी मतलब रिक्वायरमेंट है और जो कैपेसिटी है, तो रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं हम उत्पादन कर रहे हैं, और फुलेस्ट जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। पानी जो है उसमें, अब जैसे हमारा रेगिस्तान का इलाका है तो इसमें जल संरक्षण की जो परंपरागत तकनीकी है उसके ऊपर हमको जोर देना चाहिए। वाटर सेट मैनेजमेंट पर जोर देना चाहिए। एनीकट और चेक डैम जो है जरा बनाने चाहिए। जल संरक्षण की जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे बहुत सारी कृषि पद्धतियां ऐसी हैं जिसमें जल का एक तरह से इकोनॉमिकल यूज होता है, उनको प्रोत्साहित कैसे किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर सड़क का जो नेटवर्क है वो बढ़ा है। आज 38 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बन रही है, लेकिन विकसित देशों को देखें तो उसमें भी हम थोड़ा सा पीछे ही हैं। और जैसे शहरों तक तो कनेक्टिविटी है, लेकिन शहर से जो छोटे गांव हैं उन तक कनेक्टिविटी जो है नहीं हो पाई है, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। फिर आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ रोजगार मिलता है। बिल्कुल। अब एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। हमारे लोग क्या करते हैं, परंपरागत फसलें जो है वो उगाते हैं। तो ठीक है, छोटा किसान है तो वो अपने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करता है कि अपने खाने के लिए जो है अनाज पैदा करता है, लेकिन जो बड़े किसान हैं उनको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कमोडिटीज़ हैं उनके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसमें सब्सिडी दे सकते हैं। बिल्कुल। फिर आपका जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में भी जो आपका स्मॉल स्केल सेक्टर है वो 70% रोजगार वो देता है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर मार्केटिंग कैसे हो, पैकेजिंग कैसे हो, उसका सेल्स प्रमोशन कैसे हो, उसकी क्वालिटी कैसे बढ़े, तो इन चीज़ों पर जो है कोई नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट हो, स्टेट लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ हो, कि इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे क्या होता है कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन पैकेजिंग घटिया है, तब भी वो नहीं बिकता है। इसके बाद जो है कैसे मार्केटिंग की टेक्निक्स अपनाएं, इनके बारे में भी उनको सबसे ज़्यादा खेल मार्केटिंग का हो गया। हाँ, कैसे सेल्स जो है बढ़ाएं अपनी, उसके बारे में कोई वो नहीं है। फिर आपका जो क्या कहते हैं सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस सेक्टर में हम देखते हैं कि जैसे जिस क्षेत्र में कोई, मान लीजिए कि कोई धार्मिक स्थल है और वहाँ पर पूजा पाठ की जो सामग्री होती है उसकी दुकान खुल गई, लेकिन जब तक 5 दुकान या 25 दुकान है तो वो सरवाइव करती हैं। हाँ। और जहाँ पर 500 हो गई तो फिर सब हुआ। तो वहाँ किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो, तो सरकार को थोड़ा सा प्रोएक्टिवली इन चीज़ों में इंटरवीन करना चाहिए। प्लस क्या है कि हमारी आप ये देखिए कि जो प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपदा है, जैसे हमारे झील, सरोवर, कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब और मठ, मंदिर, किले, इस तरह का हमारे पास एक बहुत लंबा चौड़ा ये एक विरासत है। इसके संरक्षण के लिए जिस तरह के उपाय होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। वो कैसे होंगे और इनको कैसे पर्यटन प्रोत्साहन के माध्यम से रोजगार सृजन का क्षेत्र बनाया जा सकता है, उसका केंद्र बिंदु बनाया जा सकता है, उसका माध्यम बनाया जा सकता है, तो इसके बारे में चिंतन होना चाहिए।
प्लस आप देखिए इंडिया जो है, जो हमारा भारत है, वो इसकी विशेषता क्या है? सारी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ, उनकी बड़ी ललक रहती है कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में, दर्शन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, ज्ञान परंपरा के बारे में, तंत्र के बारे में, योग के बारे में, वास्तु के बारे में वो जो है अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। उसको किस तरह से हम चैनलाइज करें, कैसे सुव्यवस्थित करें, कैसे इस तरह के सेंटर्स को हम रिकॉग्नाइज करें जो जहाँ पर कि ऑथेंटिक नॉलेज दिया जाए, बहुत अच्छी बात, जहाँ कि उनको बेवकूफ़ नहीं बनाए पर्यटकों को, क्योंकि एक बार उनका अगर मोहभंग हो गया तो वो माउथ पब्लिसिटी से वो पूरी दुनिया में दुष्प्रचार होता है। निश्चित तौर। हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, जो संगीत है, जो फोक म्यूजिक है, लोक संगीत है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे हम डेवलप करके और पर्यटन प्रोत्साहन और रोजगार सृजन का कैसे माध्यम बनाएं, तो इनके ऊपर भी जो है ना एक स्पेशल इम्फेसिस होनी चाहिए और एक दीर्घकालीन जो है कार्य योजना ये इसके बारे में बननी चाहिए। निश्चित तौर पे मतलब एक हम कह सकते हैं सर ने जो अनुभव साझा किए, जो चीज़ें साझा की, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो बात सर ने कही ये लागू होती है और आज के हिसाब से करनी ही चाहिए। जो चीज़ें स्पेशली सर ने कहा जैसे हेरिटेज संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पर्यटकों को लाना, हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें, इसके अलावा बात की जाए जो भी मूलभूत सुविधाएं उनके विकास की बात, जो जीवन स्तर है उनको ऊपर उठा के एक हम कहते हैं ना मुख्य धारा से जोड़ने वाली बात, वो सर ने कही है। तो निश्चित तौर पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार करती है, बहुत चीज़ें करती है, लेकिन जैसे जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, अनुभव जो सरकार प्रशासनिक सेवा में काफ़ी लंबा रहा है, तो इनकी बातों को पूरे मद्देनज़र रखते हुए अगर इनपुट्स डाले जाएं, उस पर वर्किंग की जाए, तो निश्चित तौर पे जो हम सुनते आते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, तो वो चेंज हो जाएगी। भारत विकसित देश बनने जा रहा है, लेकिन और जल्दी बन जाएगा। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपकी हॉबीज़ की, आपकी अभिरुचि की। जैसा कि मुझे पता लगा कि साहित्य, इतिहास, राजनीतिक दर्शन आपके मुख्य हॉबीज़ में से एक है। किस तरह से मतलब आपकी हॉबीज़ आपने क्रिएट करी, सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी हॉबी लगती है? देखिए ऐसा है कि लोक प्रशासन तो मेरा क्षेत्र रहा है, मेरा विषय ही रहा है, जिसके बारे में अभी लगभग हम लोग जो बात की है वो लोक प्रशासन की रही है। इसके अलावा जो साहित्य है उसमें मेरी रुचि है, इतिहास है उसमें भी रुचि है, और जो हमारे भारत की दार्शनिक परंपराएं हैं, आध्यात्मिक परंपराएं हैं, ज्ञान परंपराएं हैं, उनमें भी रही है। और प्लस जो हमारे प्रमुख राजनीतिक विचारक रहे हैं, चाहे हमारे देश के हों या बाहर के हों, या प्रमुख जो राजनीतिक विचारधाराएं रही हैं, तो उनका कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है उन विचारधाराओं को कैसे लागू किया गया, कैसे लोग जुड़े, और भारतीय संदर्भ में कैसे उन्होंने उसको संशोधित, परिवर्धित करने का प्रयास किया। तो ये एक रुचि का विषय है। रुचि का विषय इसलिए है कि इन सब चीज़ों का उद्देश्य क्या है कि एक तो जो समाज है आज की तारीख में, जो परिवेश है हमारे चारों तरफ चतुर्दिक, एक तो हम उसको समझना चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो कैसे संचालित हो रही हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज व्यवस्था हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, रोजगार हो, ये संचालित कैसे हो रही हैं, आज की स्थिति क्या है, और प्लस क्या है कि भविष्य में उनको कैसे एक बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है जी। एक अच्छा समाज, एक मानवीय समाज, एक संवेदनशील समाज, एक कारुणिक समाज, एक ऐसा समाज जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के विकास का अवसर दे, उसको उसकी क्षमता के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराए, उसकी जो भी प्रतिभा है, मेधा है, उसको अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में ले, ऐसा एक हम भविष्य का आदर्श समाज बनाना चाहते हैं। तो जैसे साहित्य है तो कबीर हैं, तुलसी हैं, निराला हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रेमचंद हैं, अज्ञेय हैं, भारतेंदु हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। तो इन सब लोगों का जो साहित्य है वो एक तरह से हमारे भारत की और मानवता की एक अमूल्य धरोहर है। बिल्कुल सर। इवन जो हमारे दूसरी भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो
बांग्ला हो, असमिया हो, जो है कन्नड़ हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, सब में इस तरह का कालजयी साहित्य जो है रचा गया है। तो एक उनको भी हमने अनुवाद के माध्यम से पढ़ा। इन भाषाओं को तो हम नहीं जानते, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में इनके अनुवाद के माध्यम से इनको हमने पढ़ा है। तो एक चीज़ लगती है कि एक तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और सौराष्ट्र से लेके असम तक लोग सोचने का जो तरीका है वो ठीक है, एक स्थानीय संस्कृति है, उसके मुताबिक थोड़ा बहुत भिन्नता आती है, लेकिन आम तौर पर जो विचारधारा है वो एक है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। सांस्कृतिक दृष्टि से ये पूरा जो राष्ट्र है वो एक एकात्म भाव में जीता है। तो ये जो मानववादी साहित्य है, मानवीय साहित्य है, संवेदनशील साहित्य है, इसके अध्ययन, मनन, चिंतन पर जो है बल देना चाहिए। चाहे हम साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, एग्रीकल्चर पढ़ें, लेकिन हमारे कोर्स का एक छोटा सा हिस्सा ये जो कालजयी साहित्य है इसके अध्ययन को समर्पित होना चाहिए, ताकि बच्चों में करुणा का, संवेदनशीलता का, राष्ट्र प्रेम का, मानवता का भाव प्रबल। बिल्कुल सर। इतिहास जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने अतीत में क्या गलतियां करी जिनको करने से हमको विरत रहना चाहिए। जैसे मैं अगर भारतीय इतिहास का अध्ययन करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे 500 के आसपास रियासतें थी। तो कई बार मेरे कल्पना में आता है कि अगर पूरा देश एकजुट होता और पूरे भारत का एक सम्राट होता तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर जितने आक्रमण हुए और जितना हमें विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार झेलने पड़े और हमारी संस्कृति और सभ्यता को एक चिरस्थायी नुकसान उठाना पड़ा, हमारी जनता के साथ बर्बर अत्याचार हुए, तो उन सब चीज़ों से हम बच सकते थे। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय जो एकता, अखंडता और एकात्मता का भाव है वो कैसे प्रबल हो, इसके बारे में हमारा इतिहास एक सिखाता है। दूसरा ये है कि राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व कुछ वर्गों तक सीमित था। बहुत बड़ी बात। और हमारी बहुत सारी जनता ऐसी थी जो इस भावना में जीती थी कि कोई नृप हो हमें का हानि और चेरी छोड़ना हो रानी, कि भाई कोई भी राजा हो हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई चेरी छोड़ के कोई नौकरानी से रानी तो बन नहीं जाऊंगी। ये मंथरा ने कहा था रामचरितमानस। तो आम जनता जो है वो राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति उसको बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये चीज़ है कि हम आज जनता का एक सशक्तिकरण हो और उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हो, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी हो, और छोटी से छोटी इकाई को अधिकार संपन्न और सशक्त बनाया जाए, ताकि वो राष्ट्र के प्रति दायित्व और उत्तरदायित्व को समझे। फिर जो दार्शनिक परंपराएं हैं हमारी, आप ये देखेंगे कि वो लोग एक परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, समाधि, इन चीज़ों के बारे में चिंता तो करते हैं। ये लोक के बजाय जो परलोक है उसके बारे में एक चिंता और चिंतन तो है, लेकिन अल्टीमेटली सबने यही बात कही है कि जो ये समाज है, जो ये मनुष्य है, जो ये प्रकृति है, जो पर्यावरण है और जो परिवेश है, वो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और हमारा जो आपसी संबंध है, मनुष्य का मनुष्य के साथ जो संबंध है, वो जो है प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, सहयोग, समन्वय, सामंजस्य, इन चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म और ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी देन है दुनिया को, कि हम कैसे जो है एक साथ रह करके, सहअस्तित्व में रह करके और अपनी उन्नति के लिए भी प्रयास करें और दूसरे की उन्नति में भी हम सहयोग दें। तो ये अपना जो है, तो ये चीज़ें जो है ये हमें शुरू से आकृष्ट करती रही हैं, और मुझे लगता है कि इनके बारे में जितना ज़्यादा अध्ययन होगा, जितना चिंतन होगा और जितना विमर्श होगा, वो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी विमर्श होगा। आज का जो एक हिंसा से, पाखंड से, भ्रष्टाचार से, और जो आप कहते हैं ना कि आतंकवाद से, नक्सलवाद से, जातिवाद से, सांप्रदायिकता से जो एक ग्रस्त माहौल है, इसमें इसको अगर हम सकारात्मक बनाना चाहते हैं, मानवीय बनाना चाहते हैं, संवेदनशील बनाना चाहते हैं और सहयोगी बनाना चाहते हैं,
तो इस ज्ञान परंपरा का जो अध्ययन, इनका प्रचार प्रसार, इनका चिंतन मनन, ये बहुत आवश्यक है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बहुत मुझे तो मतलब एक दिल छू लेने वाली बात जो है ना, आपकी पूरी सारी बातें लगी। देखिए, साहित्य, मुझे याद आ रहा है आपकी बात सुनते सुनते मुझे क्लिक कर रहा था। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था, तब हमारे कोर्स में NCERT के अंदर मुंशी प्रेमचंद की किताबें, उनकी कहानियाँ जो थी, उपन्यास, उनके कुछ अंश होते थे, वो चलते थे। सर, इतनी डीपली इफेक्टेड होती थी वो सब चीज़ें। उसके अंदर एक किरदार होता था, उस किरदार पे किस किस तरह का मतलब आक्षेप भी लग रहा है, वो किन मनोस्थितियों से गुजर रहा है, उसको शब्दों के अंदर बयान करना, तो एक बहुत ही मतलब महान उपन्यासकार थे। इसके अलावा भी काफ़ी बड़े बड़े उपन्यासकार हुए, काफ़ियों को जो है पढ़ने का मुझे मौका मिला। साथ में राजनीति दर्शन की जो बात है, इतिहास की बात है, जैसे अब राजनीति का है, वो अपनी बात रह गई थी। तो अगर आप भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हाँ। भारतीय जो वो है संदर्भ है, तो और आधुनिक ही काल में जाएं, अपन चाणक्य को और जो पुराने लोग हैं उनको छोड़ देते हैं, तब भी जैसे महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, और आपके जो स्वामी विवेकानंद, हालांकि वो आध्यात्मिक थे, लेकिन उनका विचारों का एक राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय, EMS नंबूदरीपाद, चौधरी चरण सिंह। अरे वाह। तो मतलब इतने ज़्यादा हमारे विचारक हुए हैं। तो ये लोग चाहते क्या थे? सबके देखो विचार अलग अलग हैं, मुख्तलिफ विचार हैं, लेकिन चाहते यही थे कि हमारी जनता का जो बहुसंख्यक हिस्सा है उसका किस तरह से एक अधिकतम विकास सुनिश्चित किया जाए जी। उनको कैसे एक शांति, सुख और संतुष्टि से परिपूर्ण जीवन कैसे उपलब्ध, सबके रास्ते उन्होंने अलग अलग बताए। जी सर। लेकिन जो एक लोक दृष्टि थी वो यही थी, वो अधिकतम लोक कल्याण की थी। हाँ, मैं कंक्लूजन उनका लोक कल्याण पे निकल रहा था सर। क्या है कि इन लोगों के जो राजनीतिक विचार हैं ना जी, हम लोग जब इनकी बात करते हैं तो हम इनके जीवन के घटनाक्रम पर में उलझ के रह जाते हैं, और इनके क्या गलतियां करी, क्या उपलब्धियां करी, उनका वो ठीक है, उसका भी मूल्यांकन विवेचन होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ें जो स्थायी है वो है विचार। बिल्कुल। तो इनके विचारों का, और मैं ये भी नहीं कहता कि आप इनका पूजा पाठ करो, इनकी आरती उतारो, इनके विचारों का एक आलोचनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन होना चाहिए, और उसमें से जो उपादेय है, जो उपयोगी है, उसको निश्चित रूप से हमको अमल में लाना चाहिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर साहब ने जो समाज का एक पिछड़ा हिस्सा था, जो शिक्षा से, अधिकारों से वंचित था, जिसको नागरिक अधिकार तक नहीं प्राप्त थे, उनकी समस्याओं को हाईलाइट किया। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं करा उन्होंने। जब वो उद्योग मंत्री थे तो काम के घंटे निर्धारित कराए, महिलाओं को समान वेतन की बात करी, और बहुत सारे इस तरह के काम उन्होंने करे। ठीक है, संविधान निर्माण जो है उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सारे जो लोग हैं ना, वो एक तरह से हमारी धरोहर हैं। जैसे लोहिया जी थे, लोहिया जी ने पिछड़े वर्गों को अधिकार संपन्न बनाने की बात कही, उनको रिजर्वेशन देने की बात करी, और जो राजनीतिक दलों की आंतरिक जो कार्यप्रणाली है उसके लोकतंत्रीकरण की बात करी, हाई कमांड की जो कल्चर है उसको ख़त्म करने की बात की, स्थानीय इकाइयों को प्रमुखता देने की बात करी। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो मैंने कहा ना कि जो उसमें रेलिवेंट है, जो संगत है, जो आज की तारीख में जिस चीज़ का महत्व है, प्रासंगिकता है, उसको हमें निश्चित रूप से अपनाना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने जैसे एक बात उनकी वो भी बताई, इतिहास रटो मत। सर ने बहुत अच्छी बात बताई इतिहास के लिए। इतिहास में सीखो कि आज तक क्या गलतियाँ दोहराई गई, वो आगे भविष्य में ना दोहराई गई। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो चीज़ें हैं शुरू से चली आ रही है, ज़रूरत है इनका अध्ययन करने की, इनको समझने की। रटो मत, रटने से कुछ नहीं होगा, इनको समझना ज़रूरी है, चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है, उनको समझ के जीवन में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, तब कहीं ना कहीं जाके एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसा मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति स्वस्थ समाज, फिर स्वस्थ राष्ट्र, प्रदेश का निर्माण करता है, और स्वस्थ प्रदेश मिलकर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। निश्चित तौर पे समय काफ़ी हो गया है सर, लेकिन जाते जाते एक मैसेज आप युवा पीढ़ी को किस तरह से देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो, वो एक अपने पथ पे चले,
किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि युवा पीढ़ी को समय रहते और अपने जीवन के शुरुआती दौर में जो उनकी अभिरुचि है, जो उनका ओरिएंटेशन है, जो एप्टीट्यूड है, उसमें अपने अभिभावकों की भी राय लें, अपने अध्यापकों की भी राय लें और अपना खुद का आकलन करें और उनको एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि भाई हमारे अंदर क्या क्षमता है, क्या संभावना है, वो कैसे मूर्तिमान हो सकती है और समाज के लिए हम कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। और उस लक्ष्य निर्धारण के बाद एक अनवरत और अप्रतिहत गति से जो है उस दिशा में उनको प्रयास करना चाहिए। उसमें जो आजकल ये नेट का और इंटरनेट का और इन चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑब्सेशन हो गया है, वो चीज़ थोड़ी घातक है। मुझे लगता है कि एक डिजिटल रेस्ट होना चाहिए या एक डिजिटल टाइम वो निर्धारित करना चाहिए कि हम आधे घंटे 1 घंटे बस मोबाइल वगैरह देखेंगे और उसके बाद जो उनका लक्ष्य है। और प्लस क्या है कि एक व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जैसे आप अपने अध्ययन पर भी ध्यान दीजिए, अपनी अभिरुचियों पर भी ध्यान दीजिए। आप अगर कोई भाषण कला में निष्णात होना चाहते हैं तो उसके बारे में प्रयास करें। आपके अंदर कोई अगर संगीत की, कोई गायन की इस तरह की प्रतिभा है, उसको अगर समझ रहे हैं तो उसके संबंध में भी प्रयास करना चाहिए। कोई नाटक कर सकते हैं, कोई अभिनय कर सकते हैं तो उसके बारे में सोचिए। तो क्या है कि इस तरह से जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी होगा, वो एक उसके मल्टी डायमेंशनल होगा और उससे आपको जीवन में और जितना व्यक्तिगत जीवन पर अपने ध्यान दीजिए उतना अपनी सामूहिकता और सामाजिकता पर भी ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया बात कि आप लोगों के साथ जो है ना आप किस तरह से तालमेल, क्योंकि अब अगर आप परफेक्ट व्यक्ति खोजना चाहेंगे तो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। आपके अंदर भी जो है कमियां हैं, दूसरों में भी कमियां हैं। तो किस तरह से हम दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं उनको अप्रिसिएट करें, जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको इग्नोर करें और हम एक स्वस्थ सामाजिक संबंध। तो 2 ही 3 चीज़ें हुई। एक तो अपनी खुद की क्षमताओं का विकास और दूसरे समाज के साथ, समूह के साथ एक सुसमायोजन, ताकि कभी भी आप अकेले काम नहीं करेंगे, आप टीम में काम करेंगे। बिल्कुल। और टीम में काम करने के लिए स्वीकार भाव और पारस्परिक सम्मान का भाव, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप घृणा करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे लोग घृणा करना, तो ये पूरा समाज जो है ना एक तरह से घृणा, विद्वेष और वैमनस्य का स्थल बन जाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो प्रेम से, करुणा से, संवेदनशीलता से, सहयोग से, सामंजस्य से निर्मित हो, तो हमें लगता है कि ये दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। अपनी क्षमताओं का विकास और दूसरे की क्षमताओं का स्वीकार भाव और उनके व्यवहार का भी स्वीकार भाव। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर हम अपने से अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं करते तो हमको दूसरे से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और जैसे हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं वैसे हमें दूसरे की भी अच्छाइयों की तारीफ करिए और कमियों को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिए। बिल्कुल। एक द्वेषता का भाव, एक ऑरा जो क्रिएट हो जाता है ना, नेगेटिव ऑरा, वो इन चीज़ों से बहुत जल्दी जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात सर ने कही। इवन मुझे तो पूरे इंटरव्यू के अंदर काफ़ी बातें जो है सीखने को मिली, जानने को मिली। खुद की कमियां आप स्वीकार करते हैं, दूसरे की कमियां भी स्वीकारें, उसे माफ़ करना वो शुरू कीजिए, उसकी कमियों को गिनाइए मत, स्वीकार के उसको ख़त्म करना शुरू कीजिए, तो आपका ऑरा बहुत सही होने लगेगा, एक पॉजिटिव वे के अंदर जो है आप चलने लगेगा। और सर ने एक बात और कही, डिजिटल रेस्ट। आजकल के भौतिक युग के अंदर, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जिस तरह से हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी को समय देना भी ज़रूरी है, अपने आप को समय देना भी ज़रूरी है। बहुआयामी प्रतिभा आपके अंदर है, उसे पहचानिए, निकालिए, संवारिए और प्रयास कीजिए, तो आप ज़िंदगी के किसी भी लक्ष्य में पीछे नहीं रहेंगे, उस लक्ष्य को ज़रूर अचीव करके रहेंगे। बहरहाल इस समय दीजिए इजाज़त। राजेश्वर सर, आप यहाँ पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार फिर हमारे स्टूडियो में पधारेंगे ताकि हम और कोई अच्छी बातों पे जो है डिस्कशन कर सकें। बहरहाल देखते रहिए आप लोकमत राजस्थान और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।